हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग लाइफ साइंस में डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इवोल्यूशन इज दिस कलर इज विजिबल? कलर इज विजिबल ना? ओके, ठीक है। देखिए, जो इवोल्यूशन है, यहाँ पे इवोल्यूशन कही है और यहाँ पे हम एक और भी शब्द लिख देंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हम कहेंगे। ये जो इवोल्यूशन जो टर्म था, आप देखेंगे इस टर्म को सबसे पहले दिया था किसने? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द टर्म इवोल्यूशन was coined by इसके लिए आप देखेंगे चार्ल्स बोनेट लिखा होगा, लेकिन एक्चुअली में दिया था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर फॉर द प्रोसेस ऑफ continuous change, और द प्रोसेस ऑफ कॉन्टीन्यूअस चेंज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका टर्म दिया। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ इवोल्यूशन टर्म की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया। इन्होंने बताया कि कोई भी दुनिया का ऐसा प्रोसेस हो जिसमें कॉन्टीन्यूअस चेंज हो रहा है, वो इवोल्यूशन है। अब इवोल्यूशन देखिए, हर चीज़ का इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स किसी भी चीज़ का बनना। जैसे आप पहले देखिए, हमारा कल्चर भी था, अब कल्चर भी धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। अब किसी भी देख लीजिए, ह्यूमन बिहेवियर है, पहले के लोग देखिए कैसे थे, धीरे धीरे उनमें बिहेवियर, मतलब आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉन्टीन्यूअस चेंज। लेकिन हम कहेंगे in terms of biological constant, in terms of biological context। इसमें अगर आप बात करेंगे तो जो इवोल्यूशन शब्द था, इवोल्यूशन टर्म was given by चार्ल्स बोनेट। चार्ल्स बोनेट। ये कलर तो विजिबल है, आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा कलर तो अच्छे से, कलर्स कोई दिक्कत नहीं, चार्ल्स बोनेट ने दिया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए इवोल्यूशन के लिए थियरीज, बहुत सारी थियरीज दी गई, जिसमें पहली जो थियरी आई आपने पता है, लैमार्कवाद, जिसे लैमार्किज्म कहते हैं, उसको कहते हैं द थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लैमार्किज्म बोलते हैं। जो सेकेंड थियरी आई उसको बोलते हैं थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है। उसके बाद ह्यूगो डिब्रीज की म्यूटेशन की थियरी है, ह्यूगो डिब्रीज की म्यूटेशन की थियरी। यहाँ पे पहले तो हम ये इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देखिए इवोल्यूशन जो टर्म है, इवोल्यूशन टर्म को आप समझिए, इवोल्यूशन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे टर्म ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की आएगी, इट मीन्स दैट इट इज़ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इट इज़ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बेसिकली है क्या, हम आपको बता दें, सिंपल है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे, दे आर सो सिंपल। आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ से हम बना रहे हैं एक, ऐसे बना रहे हैं कि आपके दिमाग में एक ब्रॉड आइडिया के तौर पे चला जाए,
ऐसा आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। पहले तो यार याद रखिए कि कभी भी अचानक से ऐसा नहीं होगा कि वायरस है और वायरस से अचानक से एंजियोस्पर्म बन जाएगा। आपको पता है एक सीक्वेंस होता है, वायरस से बैक्टीरिया बनेगा, फंजाई बनेंगे, एल्गी बनेगा, ब्रायोफाइट्स बनेंगे, टेरिडोफाइट बना होगा, जिम्नोस्पर्म बना होगा, एंजियोस्पर्म बना होगा। फैमिली में पहली रेननकुलेसी फैमिली बनी, फिर अंतिम जो आप देखेंगे मोस्ट एडवांस फैमिली ग्रेमिनी फैमिली बनी जिसे हम पोएसी कहते हैं। तो यहाँ पे है क्या, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। पहले तो ये जानिए कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। और ख़ास तौर पे बात ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब आप देखेंगे सिंपल से तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तो बनता चला जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि रिवर्स बैक होगा कि चलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से अब वापस जो है पूरा जो है कि बनेगा। अब आप देखे होंगे उसमें एनिमल किंगडम की बात करिए तो पहले प्रोटोजोआ फाइलम आया, पोरीफेरा आया, सिलेंट्रेटा आया, प्लेटिहेल्मिन्थिस आए, एस्केलमेंथिस आए, एनिलिडा आया, आर्थ्रोपोडा आया, मोलस्का आया, इकाइनोडर्मेटा आया, कॉर्डेटा आया। ऐसे मतलब आप देखेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है यह प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव पहले का, बहुत ही पहले का। और ये आज का मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है, मॉडर्न। देखिएगा मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो इवोल्यूशन टर्म है, इवोल्यूशन टर्म मीन्स इवोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेंज। आपके अंदर भी इवोल्यूशन हुआ है, आपकी सोच में इवोल्यूशन हुआ है, आपके रहन सहन में इवोल्यूशन हुआ, हर चीज़ में इवोल्यूशन। मतलब आप देखोगे क्या ग्रेजुअल चेंज। यहाँ पे जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने जो टर्म यूज़ किया था वो यूज़ किया था द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेंज के लिए। बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में किसने यूज़ किया, चार्ल्स बोनेट साहब ने इस बात को बताया, यानी इन्होंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात की। तो हम सिंपल डिफिनीशन अगर कहें तो कह सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार हुआ है। यहाँ पे मैं लिख दूं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहा है, तो कह सकते हैं इसमें सारा डिफिनेशन छिपा हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल organism, primitive simple organism is a slow, gradual, continuous and irreversible process. This process is known as evolution or organic evolution. आप simply कह सकते हो the conversion of primitive simple organism into modern complex organism is called evolution. It is a slow process, it is a gradual process, it is the irreversible process, it is the continuous process. तो इसको कहते हैं evolution. अब इस बात को कौन मानेगा कि evolution हुआ है? अब देखिए इसके लिए मैं चलता हूँ, थोड़ा सा इसमें आगे चलता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम थोड़ी सी, चूंकि आज हमारा टॉपिक वो नहीं रहेगा, थोड़ी सी थियरी की बात करें, इसकी थियरी जो थी, थियरी ऑफ इवोल्यूशन की अगर बात करें, इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के लिए थियरी में आप देखोगे क्या ना, सबसे पहली जो थियरी आई वो लैमार्क की थियरी आई। लैमार्क्स थियरी आई, लैमार्क्स थियरी आई, जिसको थियरी ऑफ एक्वायर्ड, थियरी ऑफ THEORY, ये आर है, ध्यान दीजिएगा, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। या देखिए हम थियरी के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, इस पर हम डिटेल में बातें नहीं करेंगे, बस ये हम आपको बता रहे हैं। दूसरा डार्विन्स थियरी आया, डार्विन्स थियरी, जिसको थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तीसरी जो थियरी आई ह्यूगो डिवरीज की थियरी आई, ह्यूगो डिवरीज थियरी, जिसको बोलते हैं
थियरी ऑफ म्यूटेशन, थियरी ऑफ म्यूटेशन। कुछ बातें इनकी सही थी, ज़्यादातर बातें चार्ल्स डार्विन साहब की सही थी, इनकी बातें ज़्यादातर सही थी, इनकी बातें भी कुछ हद तक सही थी। सबको मिला के एक थ्योरी दिया गया जिसको बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो उसको बोलते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, हम थियरी ऑफ इवोल्यूशन का अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से उसकी क्लास हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको मेन बताना था हु इज़ द फादर ऑफ इवोल्यूशन। एक्चुअली इसमें मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी डार्विन की है, तो हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन कोई और नहीं था, ये चार्ल्स डार्विन साहब ही थे। इनके चार्ल्स सही लग रहा है, यही होंगे चार्ल्स डार्विन साहब। सबसे एक्सेप्टेड इनकी थ्योरी थी जिसमें इन्होंने बताया था। तो ये बस ये हमको बताना था कि फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है, तो चार्ल्स डार्विन, क्योंकि इनकी थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थी, वो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे आधारित थी जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई। हमारा आज का टॉपिक हम पढ़ाएंगे इविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एक्चुअली। तो आइए हम लोग सीधे सीधे इविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे ही चलते हैं, उसी की बातें करते हैं जो हमारा क्लास है। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज, मैं लिख रहा हूँ evidences of evolution, evidences of evolution। अब देखिए, हम जब भी यहाँ पे इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, नॉट नॉर्मल इवोल्यूशन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन। एविडेंस, एक्चुअली एविडेंस से जो टर्म है, दिस टर्म, अगर इसको एक डिफिनेशन देना हो कि एविडेंस से आप क्या समझ सकते हैं, तो आप कह सकते हो एनी इंफॉर्मेशन which proves organic evolution is called an evidence. Any information which proves evolution is termed as an evidence। तो बहुत सारे एविडेंस हैं, उस एविडेंस में से आइए हम लोग कम से कम कुछ एविडेंस के लिस्टिंग करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमाण हैं, कौन कौन से ऐसे प्रूफ्स हैं जिससे हम ये सिद्ध कर पाएँ कि हाँ भाई वो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म था उसी से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने हैं। तो इसको हम आइए कैसे प्रूव करते हैं। तो पहले कुछ हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एविडेंसेस लिख लेते हैं। पहला है एविडेंसेस, ये सी है, देखिएगा बच्चों, दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख रहा होगा। एविडेंसेस फ्रॉम comparative morphology and anatomy दूसरा है, ऐसे करें तो आप समझ जाएंगे, एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। तीसरा है एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। आपको पता है फॉसिल्स भी मिलते हैं, बहुत सारे फॉसिल्स जो मिलते हैं उससे भी आपको एविडेंस पता चलता है। तो हम कहेंगे एविडेंसेस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ फॉसिल्स या द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। दिस द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी हो गया। एविडेंसेस फ्रॉम टैक्सोनॉमी से है। 6 एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। लीजिए भाई साहब, एम्ब्रियोलॉजी से भी एविडेंसेस हैं, ठीक है। या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम
geographical distribution, evidences from geographical distribution। अब हम बात करें अगला 8वां, evidences from physiology and biochemistry, evidences from physiology and biochemistry। 9th नंबर हम देखेंगे evidences from genetics, evidences from genetics। 10th नंबर देखेंगे evidences from, एक शब्द मैं लिख रहा हूं, एटाविज्म, evidences from एटाविज्म। इसमें से पहले पढ़ते हैं, और भी evidences आएंगे तो उसको भी हम लिखेंगे। कम से कम हम लोग इसमें आज के क्लास में 2 या 3 तो कवर कर ही लें, या देखते हैं शॉर्ट में अगर पूरा कवर हो सकता है तो उसको कवर करते हैं, इसको देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ? आइए, तो पहला हम लोग लेते हैं एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। पहला लेते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी and anatomy, evidences from comparative morphology and anatomy। यहाँ पे जो टर्म है आपको पता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब आपको सिंपली पता है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दिस इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। जैसे आप किसी को बाहर से ही देख के बता दोगे ये हमारा हैंड्स है, तो हैंड्स किस काम में आएगा, आप बाहर से ही देख के बता दोगे हाँ ये कुछ पकड़ने के काम में आएगा। हॉर्स का अगला पैर है, अगर आप देख के बता दोगे बाहर से हॉर्स का अगला पैर दौड़ने के काम में आता है। मतलब ये बाहर से जो बता दोगे देख के, डेट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी, द एक्सटर्नल अपीयरेंस। लेकिन एनाटॉमी का मतलब क्या है, अब हैंड्स को अगर देखें, अगर एनाटॉमिकली का मतलब है इसके टिश्यू लेवल पे देखें, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स या एनी स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो इसमें आप देखोगे क्या, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर इसके एविडेंसेस को पढ़ना तो इसमें 2 चीज़ों को हम लोग को अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। एक को हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड होमोलॉगी, होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड होमोलॉगी। अब यहाँ पे देखिए, इसके हम बता दें, होमोलॉगस ऑर्गन्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गन, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा ऑर्गन which is similar in origin and structure, बेसिक उसका जो ओरिजिन होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा, बट डिससिमिलर इन फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं दोज ऑर्गन्स which are similar in origin and basic structure but dissimilar in function are called homologous organs and this phenomenon is known as homology। आप देखोगे क्या, बेसिकली इस तरह का जो ऑर्गन्स होता है ये डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। अक्सर कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है,
ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे भी आप अलग से जानेंगे, बट हम यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब बता दें। आप कह सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर स्पीसीज फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर। The formation of two or more species from a single ancestor is called divergent evolution. अगर इसका एक एग्जाम्पल्स हम लोग ले लें, अगर इसका एग्जाम्पल्स अगर बताना हो इस ऑर्गन्स का, तो इसका एग्जाम्पल्स में हम बता सकते हैं फ्लीपर्स ऑफ व्हेल, विंग्स ऑफ बर्ड्स, आप कह सकते हो फ्लीपर ऑफ व्हेल, विंग्स ऑफ बर्ड्स, फोर लेग ऑफ हॉर्स, फोर लेग ऑफ हॉर्स, और कह सकते हो आर्म्स ऑफ मैन। फ्लीपर्स स्विमिंग का काम करेगा, बर्ड्स का फ्लाइंग करेगा, विंग्स, फोर लेग ऑफ हॉर्स रनिंग करेगा, और ये ग्रैस्पिंग पकड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डिसिमिलर इन फंक्शन। ये देखिए इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे, फ्लीपर्स ऑफ व्हेल या सील होती है, सील का आप देख लीजिए, सील मछली जो सील जो होगी उसका, विंग्स ऑफ बर्ड्स, इनका सबका काम अलग अलग है, लेकिन अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर्स विल बी द सेम। क्यों? क्योंकि इसमें वही 5 जो है कि वो बोन्स होंगे, आपको पता होगा, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। फैलेंजेस ये लिख देख लीजिएगा इस पर, फैलेंजेस। तो ये इसका एग्जाम्पल्स है आपका होमोलोगस ऑर्गन्स का। अब इसके इतर अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट इसका बी नंबर एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करें। एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करें, एंड एनालॉगी, एंड एनालॉगी, एनालॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगी। इस पे अगर हम बात करें, देखिए इसको याद करने के लिए आप तो कह सकते हो एक्शन जिसका सेम हो, एक्शन वर्क जिसका सेम हो। ठीक है, जिसका वर्क सेम हो, इसका मतलब आप कह सकते हो दोज ऑर्गन्स which are similar in function but dissimilar in origin and structure या basic structure। आप इसको कह सकते हो कि those organs which are similar in function but dissimilar in origin and structures are called analogous organs, and this phenomenon is known as analogy। एनालॉगी बोलेंगे। अब इसको देखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है। वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बता सकता है। इसको आप याद रख सकते हो एसी से, एनालॉगस वाला होगा तो एसी से याद रख सकते हो, एसी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसका अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, एग्जाम्पल्स की, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई,
wings of bat, wings of birds। ठीक है, सबका एक ही काम होगा, फ्लाई, फ्लाई करना, उड़ना सबका एक ही काम होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे ये ऑर्गन जो हैं ये सिमिलर इन फंक्शन है बट डिसिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर्स। अब बटरफ्लाई है, अब बटरफ्लाई का विंग्स किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा, यू नो डैट, काइटिन, काइटिन, काइटिन आपको पता है ना, काइटिन जो फंगस होता है, फंजाई होता है, उसका भी सेल वॉल काइटिन का ही बना होता है। और ये जो काइटिन होता है, काइटिन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। अब विंग्स ऑफ बैट को देख लीजिए, बैट के विंग्स को पैटेजियम कहते हैं, इसको फेदर बोलते हैं, फेदर, पंछी, बर्ड्स, चलो उड़ जा रहे पंछी। अब इसमें देखोगे ना बैट का और बर्ड्स का ना वो स्ट्रक्चर्स अलग होगा, विंग्स ऑफ बर्ड्स। तो इसके कहने का मतलब है इसका ओरिजिन भी अलग होगा और स्ट्रक्चर भी अलग होगा। यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमने बताया था द ओरिजिन ऑफ टू और मोर स्पीसीज फ्रॉम द सेम एंसेस्टर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बट यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कुछ और होगा। यहाँ बोलेंगे द इवोल्यूशन ऑफ मेनी स्पीसीज फ्रॉम मेनी एंसेस्टर्स। आप कह लो बहुत सारी स्पीसीज होंगे, उसमें एंसेस्टर्स भी अलग अलग होंगे, तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब आइए हम लोग अपने थोड़ा पिछले पेज पे चलते हैं। ये देखिए आपका पहला था एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब इसमें दो हमने बता दिया आपको, क्या क्या बताया, एक हमने बताया आपको होमोलॉजी, एक बताया हमने आपको एनालॉजी। अब आइए हम लोग कनेक्टिंग लिंक वाला वेस्टिजियल ऑर्गन्स वाला, इसको शॉर्ट शॉर्ट में बताते हैं, डिटेल्स में भी फिर अलग से भी आप देख सकते हैं, पहले इसको शॉर्ट में हम बताते हैं। तो आइए हम लोग अब चलते हैं एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक से चलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। दूसरा चलते हैं एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स, एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। देखिए एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स में हम लोग जानेंगे कनेक्टिंग लिंक्स का मतलब होता है, एक कनेक्टिंग लिंक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। कनेक्टिंग लिंक में जैसे सपोज डेट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इधर होता है, मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं इसको लोअर ग्रुप कह लीजिए, लोअर ग्रुप, लोअर ग्रुप, और इधर एक को कहते हैं हायर ग्रुप, हायर ग्रुप, हायर ग्रुप। तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स which shows the character of lower group and higher groups, ये दोनों के कैरेक्टर को शो करेगा कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं which shows the characters of both lower group and higher groups, such animals are called connecting links। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, अगर एग्जांपल्स की बात करें, मान लीजिए सपोज डेट हम एक बात करें वायरस की, वायरस की तो वायरस देखोगे क्या, वायरस दुनिया का पहला नॉन सेलुलर आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिज्म तो हम वायरस को कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो आपको पता है ये जो वायरस जो है, वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो लिविंग तभी होता है जब उसको होस्ट मिलता है, होस्ट सेल में जाता है, अदरवाइज जब वो होस्ट सेल के बाहर जगह बाहर इन्वायरमेंट में होता है तो उसको क्रिस्टल के तौर पे, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं साल्ट के तौर पे, उसको अलग करके बॉटल में पैक करके रख सकते हो। तो ये वायरस इज ए नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, नॉट ऑर्गेनिज्म, इज ए नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। यूग्लिना देख लीजिए आपका, यूग्लिना भी इसका एग्जाम्पल है।
यूग्लिना में देखोगे क्या, यूग्लिना में एनिमल जैसा भी कैरेक्टर होता है और प्लांट जैसा भी कैरेक्टर होता है। यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड खुद ही बना लेता है, इट मेक्स इट्स ओन फूड। तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसमें पेलिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, एनिमल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो कहते हैं इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। यहाँ पे हम पॉजिटिव प्लस लिख दें, ये होता है, ठीक है। अब आप देखोगे क्या, ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। एग्जांपल्स में आप समझ लो नियोपाइलेना, नियोपाइलेना, नियोपाइलेना देखोगे इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। एनिलिडा एंड मोलस्का, नियोपाइलेना। पेरिपेटस देखोगे अगर, पेरिपेटस, पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसका मतलब है ये नियोपाइलिना जो है ये एनिलिडा लोअर ग्रुप का भी कैरेक्टर शो करता है और मोलस्का का भी कैरेक्टर शो करता है। पेरिपेटस ऐसे ही देखोगे तो एनिलिडा का भी शो करेगा और आर्थ्रोपोडा का भी शो करेगा, ये कैरेक्टर्स को शो करते हैं। अब आप देखोगे ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसमें हम आपको बता दें एक कनेक्टिंग लिंक के जगह पे एक चीज़ आता है, अगर वो फॉसिल्स के तौर पे पाया जाता है, फॉसिल्स के तौर पे, हालांकि उसको हम इविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी में लेते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म जीवित ना हो और वो तभी भी वो पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग लिंक बोलते हैं, एक्चुअली मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक का एग्जाम्पल हम आपको समय देते हैं, आप मिसिंग लिंक का एग्जाम्पल सुनाओ तो बताइए। नहीं बता पाए, एक और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, प्रोटीरोस्पॉन्जिया। ये प्रोटोजोआ पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। मिसिंग लिंक का मतलब नहीं पता आपको, मिसिंग लिंक का एक एग्जांपल्स होगा, आप देख लीजिए आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स होगा। हालांकि इसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स में पढ़ेंगे। ये हो गया प्रोटीरोस्पॉन्जिया। और भी आप एग्जांपल्स इसका देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग और चलते हैं पीछे की ओर अगेन। अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स हम लोग पढ़ते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। Evidences from vestigial organs. Evidences from
वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़ते हैं। देखिए, हालांकि वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ऐसा बोलते हैं लोग कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, द रूडिमेंट्री यूजलेस फंक्शनलेस, रूडिमेंट्री हो गया वो, उसका यूज भी नहीं है, उसका कोई फंक्शन भी नहीं है। द रूडिमेंट्री यूजलेस एंड फंक्शनलेस ऑर्गन्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मैं लिख दे रहा हूँ, आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। देखिए, पहले क्या था, पहले ये इसका कुछ फंक्शन हुआ करता था, लेकिन जैसे हम नाम यहाँ पे बता रहे, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपको पता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सीकम से जुड़ा होता है, सीकम से जुड़ा होता है, सीकम से जुड़ा होता है। देखिए, पहले हमारे एंसेस्टर्स में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम हुआ करता था। वेस्टिजियल ऑर्गन एक्चुअली में बनता कैसे है, जैसे आपने देखा होगा, लेमार्क ने अपने जो थियरी दिया था, थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यहाँ पे लागू होता है। थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स में उसमें क्या कहते हैं लेमार्क साहब, वो कहते हैं कि जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना फंक्शनल होगा, उतना स्ट्रांग होगा, और जिसका हम काम जो है कि कोई नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अगर उसको हम यूज़ ना करें, यूज़ करेंगे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यूज़ नहीं करेंगे वो धीरे धीरे रूडिमेंट्री होगा। बस इसको हम बता दें। तो पहले क्या था ना कि पहले ये आप कह लो स्टार्च, बल्कि क्यों कहोगे, आप कह लो सेलुलोज। तो पहले के हमारे जो एंसेस्टर थे, वो एंसेस्टर हमारे हर्बीवोर हुआ करते थे, हर्बीवोर हुआ करते थे, और वो घास वगैरह, ग्रासेज वगैरह जो भी रहता था, जंगल की चीज़ों को खाते थे। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया पाए जाते थे जो सेलुलोज का डाइजेशन करते थे, उससे ग्लूकोज बनता था। लेकिन धीरे धीरे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का यूज़ कम होने लगा और वो यूजलेस हो गया, और वो आज वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर मौजूद है। दूसरा आप देखोगे एक्सटर्नल ईयर मसल्स, पिन्ना, ये एक्सटर्नल ईयर मसल्स भी हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। देयर इज नो यूज ऑफ दिस वन। अब देखोगे ह्यूमन में विजडम टीथ होता है, विजडम टीथ भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर देखोगे ह्यूमन का बॉडी हेयर्स है ना, बॉडी हेयर्स भी आपका क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। आप देखोगे क्या, कभी कभी ह्यूमन वो जो टेल वर्टिब्रा है, टेल वर्टिब्रा, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे जन्म लेते हैं उसमें पूंछ बनता है, उसमें भी वर्टिब्रा होता है। तो वो टेल वर्टिब्रा भी यूजलेस है, मतलब उसका कोई रोल नहीं होता। बॉडी का हेयर भी यूजलेस है, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। तो ये हम लोगों ने आज तीन ही जो है कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में कवर किए हैं। कल हम लोग जो है, कल भी फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और कल क्लास को कंटिन्यू करने के बाद इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। एक बार हम पीछे आपको आके दिखा दे रहे हैं सिंपली, बस एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में क्या क्या लिया था, बस 1 मिनट लगेगा केवल। इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हमने समझा दिया, कैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बना। इवोल्यूशन टर्म किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। चार्ल्स बोनेट साहब ने क्या कहा। फिर आपने देखा कि यहाँ पे ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन हम लोगों ने समझा, चूँकि सबसे ज़्यादा थियरी डार्विन साहब की मान्य हुई, इसलिए इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। फिर आप क्या देखोगे
कि यहाँ पे ये एविडेंसेस हम लोगों ने 10 एविडेंसेस डिफरेंट एविडेंसेस लिखे हैं, इसमें से 1 2 3 हम लोगों ने कवर किया है। कल हम लोग पैलेंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एटाविज्म और भी कुछ जो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी जो आपको लगे कि अभी ये भी छूटा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। ऑल द बेस्ट।